जब आप मस्ट की बात करेंगे, मस्ट 3 से 4 एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करता है, जिसमें से सबसे पहला होता है इट शोज ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस तो आप समझते हैं ना, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ये तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें करना था। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नैतिक जिम्मेदारियां जो हम पे होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखूं, यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा, इज इट पॉसिबल टू रिप्लेस दिस स्टेटमेंट विद शुड? यस, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। आप यहाँ पे मस्ट लिखें या आप यहाँ पे शुड लिखें, ये दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन बस इनकी इंटेंसिटी में अंतर आ जाएगा। शुड जो होता है पोलाइट होता है, डाउन टू अर्थ होता है, लेकिन जो मस्ट होता है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे शुड लिखें या मस्ट लिखें, बात की सेंस में डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन उसके इमोशन में चेंज आ जाएगा। शुड उसको थोड़ा माइल्ड कर देगा और मस्ट उसको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन से रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद से मस्ट की दूसरी एक्टिविटी क्या होती है? इट शोज डिटर्मिनेशन। मस्ट क्या है? डिटर्मिनेशन दिखाता है। अब डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। जब हम पूरा मन बना लेते हैं कि मुझे यही करना है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, आई मस्ट हेल्प माई स्टूडेंट्स व्हेन इट comes to language। ओके, तो इधर मस्ट ने क्या दिखाया? मस्ट ने दिखाया कि जब बात आती है भाषा की, जब बात आती है इंग्लिश की, मैं अपने स्टूडेंट्स की हेल्प एट एनी कॉस्ट करूंगी। तो मस्ट में हम पहली चीज याद रखेंगे, ये ऑब्लिगेशन दिखाता है। दूसरी चीज याद रखेंगे, ये हमारा डिटर्मिनेशन दिखाता है। अब कभी कभी आपने ऑर्डर के फॉर्मेट में मस्ट जरूर सुना होगा। ऑर्डर का मतलब जब हम किसी को आदेश देते हैं, यहाँ पे ऑर्डर होटल्स में फूड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर कौन सा है? आदेश वाला। तो हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ द स्पीकर। स्पीकर कौन होता है? जो हमारा कर्ता होता है। तो कर्ता जब कोई आदेश देता है उसको भी तो हम मस्ट से लिखते हैं। जैसे मेरे बॉस मुझे कहें यू मस्ट लीव नाउ, देखो ये ऑर्डर है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। ये यू शुड नहीं हो सकता, ठीक है? यू कैन भी नहीं, यू कैन लीव नाउ का मतलब हो जाएगा कि तुम अब जा सकते हो, दैट इज मर्जी तुम्हारी। लेकिन मस्ट ने क्या कह दिया कि अब जाओ, तुम्हारा काम यहाँ पे हो गया है, अब तुम जा सकते हो, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। तो मस्ट एक हमारा ऑर्डर हो गया। उसके बाद एक और मस्ट का फंक्शन होता है। देखिए, सबसे पहले हमने मस्ट में क्या करा? हमने मस्ट का ऑब्लिगेशन दिखाया, फिर हमने मस्ट में क्या दिखाया? डिटर्मिनेशन दिखाया, अब हमने ऑर्डर दिखाया। एक लास्ट इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जब हमको पता होता है कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल श्योरिटी के आसपास ही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इट इज 10 AM, टीचर मस्ट बी इन द क्लास। अब मुझे रोज पता है कि 10 बजे टीचर क्लास में होती हैं, तो मैंने लिखा इट इज 10 AM, 10 बज गए हैं, मैडम जो हैं वो क्लास में ही होंगी। तो मस्ट के लिए हम याद रखेंगे, मस्ट हमारा डिटर्मिनेशन दिखाता है कि किसी एक्ट को लेके हम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर को लेके चल रहे हैं। ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है, पॉसिबिलिटी मे और माइट से भी है, लेकिन मस्ट की पॉसिबिलिटी श्योरिटी के आसपास होती है। फिर ये आपके स्पीकर के ऑर्डर
की टोन को एक्सप्रेस करता है और उसके अलावा ये आपके ऑब्लिगेशंस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। अब मस्ट के बाद लेट्स टॉक अबाउट शुड एंड ऑट टू टुगेदर। चलो अब हमें बात करनी है शुड और ऑट टू की। पहले तो आप मेरी एक बात याद रखेंगे कि अगर हम शुड और ऑट टू के हिंदी मीनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। ये दोनों का एक ही मीनिंग होता है चाहिए, लेकिन इनका जो यूज़ होता है ना वो अलग अलग होता है। देखो मैंने शुड के नीचे 3 लाइंस बनाई हैं, मतलब ये 3 काम करता होगा। पहला, ये एडवाइस दे सकता है, ठीक। दूसरा, ये ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है। और तीसरा, इसका यूज जो होता है वो कंजंक्शन में होता है। अभी किस कंजंक्शन के साथ होता है वो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगी, पर आप याद रख लो कि शुड 3 जगह पे यूज होता है। एडवाइस दे सकता है, ड्यूटी एक्सप्रेस करता है और कंजंक्शन में इसका यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यू, यहाँ पे शुड, यू शुड स्टडी हार्ड। तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें मन लगा के पढ़ना चाहिए, तुम्हें बहुत पढ़ना चाहिए। इसको कैसे भी एक्सप्लेन कर लो। ये क्या है, यहाँ पे जो शुड लगा हुआ है आपको ज़बरदस्ती कोई नहीं पढ़ा सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको सलाह दी जा रही है। तो यहाँ पे ये जो शुड है ये आपको एडवाइस दे रहा है, ठीक है। उसके बाद से आ गया आपकी ड्यूटी। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सलाह नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, हमें ऐसा करना ही चाहिए। वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट आवर टीचर्स, ओके जी। चलिए इसके बाद आ गया कंजंक्शन। जब हम बात करते हैं कंजंक्शन की तो कंजंक्शन में एक लेस्ट कंजंक्शन होती है जिसकी पेयरिंग होती है शुड के साथ, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ओके। तो अब हम याद रखेंगे जब भी हम लैंग्वेज में शुड का यूज करेंगे, शुड 3 तरीके से यूज होगा। या तो ये एडवाइस करेगा, या ये ड्यूटी दिखाएगा, या फिर ये कंजंक्शन लेस्ट उसके साथ में पेयरिंग बनाएगा। यहाँ रही आपकी 3 एग्जांपल्स। अब बात करते हैं ऑट टू की। ऑट टू क्या करता है, ऑट टू आपको मॉरल ड्यूटी बताता है। जो मॉरल ड्यूटी होती है उसका मीनिंग होता है नैतिक जिम्मेदारी। ये आपको आपकी नैतिक जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। जैसे वी ought to help पुअर्स। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि तुम्हें गरीब को पैसा देना चाहिए, तुम्हें देना ही पड़ेगा। नो, इट्स नॉट लाइक देना ही पड़ेगा, इट इज़ लाइक तुम्हें देना चाहिए। अगर तुम इतने हो अच्छे प्रॉस्परस लाइफ को लीड कर रहे हो तो तुम्हें किसी ना किसी की मदद करनी चाहिए अगर तुम करने के काबिल हो। अब एक और छोटी सी बात याद रखिए, जो शुड होता है ये कॉमन इन यूज होता है, ओके। शुड कॉमन इन यूज होता है, लेकिन ought to जो होता है ये फॉर्मल इन यूज होता है। इसको हम बार बार यूज नहीं करते, ये फॉर्मल होता है, बड़ा रेयर यूज होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ought to। शुड एडवाइस दे सकता है, ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है, लेस्ट के साथ में पेयरिंग बनाता है, और ought to हमें हमारी नैतिक जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एल्स वी हैव। अब हम बात करते हैं वुड की। Students, you need to remember when it comes to would, language इसको dominant modal कहती है। इसको dominant modal कहने के पीछे कारण भी है। इसको dominant modal इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसको लैंग्वेज में ना केवल मॉडल्स के फॉर्मेट में देखते हो, बल्कि ये फ्यूचर का भी पास्ट फॉर्म दिखा सकता है। फ्यूचर को हम इन जनरली विल और शैल से कहते हैं, लेकिन फ्यूचर का जब पास्ट बनेगा विल से वुड ही बनता है। तो आपको बड़ा केयरफुल होके सोचना पड़ता है कि कब ये मॉडल वर्ब का एक्शन कर रहा है और कब ये फ्यूचर को पास्ट में दिखा रहा है, ओके। तो इसका सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, It expresses
अब मैंने एक्सप्रेसेस क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इट लिखा है। इट एक्सप्रेसेस विश। विश का मतलब इच्छा, ये हमारी इच्छाएं दिखाता है। जैसे मैं अभी कहूँ आई वुड लव टू सिंग ए सॉन्ग नाउ, तो अभी मेरा मन क्या कर रहा है, मैं एक गाना गाऊं, तो इसने मेरी इच्छा दिखा दी। ओके, उसके बाद से ये क्या करता है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाता है। आप जब किसी से विनती करते हो और आपकी विनती बिल्कुल लगभग ऑन द नीज होती है कि प्लीज तुम्हारी मदद के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, उतनी पोलाइट रिक्वेस्ट को वुड से दिखाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, वुड यू प्लीज हेल्प मी टू क्रॉस द रोड। अब देखो, सड़क पार नहीं हो रही मुझसे, मतलब मेरी जिंदगी का सवाल है, थोड़ी भी गलती हो गई तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैंने कितने ज़्यादा हम्बल फॉर्मेट में रिक्वेस्ट किया होगा कि प्लीज़ मुझे सड़क पार करने में हेल्प कर दो। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब हमारा रिक्वेस्टिंग टोन लगभग ऑन द नीज होता है, हम अपने घुटनों पे होते हैं, उस रिक्वेस्ट को वुड कहा जाता है। अब वुड का पहला हमने फंक्शन देखा, विश दिखाता है, दूसरा हमने क्या देखा, रिक्वेस्ट दिखाता है। उसके बाद से आप जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम सब उनसे कुछ ना कुछ पूछते हैं कि आप चाय लेंगे, आप कॉफ़ी लेंगे। घर में आपका कज़न आया है तो आप पूछते हैं कि बाहर घूमने चलोगे। तो इसको क्या कहते हैं, इस फीलिंग को कहते हैं टू ऑफर समथिंग, टू ऑफर समथिंग टू समवन। किसी को कोई चीज जो है ऑफर करना। और आप याद रखेंगे यहाँ ऑफर का मतलब प्रपोजल है। अब वो ऑफर हेल्प भी हो सकती है, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई इंटेंजिबल प्रोडक्ट भी हो सकता है। टेंजिबल प्रोडक्ट का मतलब जिनको हम छू सकें। आप मेरे घर आए, मैंने आपको ऑफर किया कि चाय कॉफ़ी लेंगे क्या, ये टेंजिबल है। लेकिन मैं आपको हेल्प ऑफर करूं, मैं आपको बोलूं मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे, तो ये एक इन्विटेशन है। इन्विटेशन इज इनटेंजिबल, इसे कोई नहीं छू सकता। तो जब हम अपने मन की बात किसी को कहते हैं कि व्हाट यू वांट टू डू, आई डोंट नो, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, तो इसको, मन की बात को ऑफर के फॉर्मेट में सामने वाले के सामने रखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। अब मैंने आपको क्या कहा, ये मन की बात होती है, तो मेरे मन में आया कि मैं आपसे कॉफ़ी पूछूं कि कॉफ़ी पियोगे क्या, मर्जी आपकी, यू कैन से यस और यू कैन से नो। तो वुड में जब हम किसी को ऑफर करते हैं, हम सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकते हमारी ही बात मानने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, वुड का फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये फ्यूचर भी दिखाता है। तो फ्यूचर इन द पास्ट। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे पता है तुम भविष्य में अपने करियर को लेके बहुत आगे जाओगे, ये तो फ्यूचर है, दैट आई नो दैट यू विल हैव अ ग्रेट फॉर्च्यून, ये फ्यूचर है आपका। लेकिन जब आपका वो फॉर्च्यून बन जाए और फिर आप मुझसे मिलो, तो मैं क्या बोलूँगी कि मुझे पता था तुम अपने करियर में बहुत आगे जाओगे। तो अभी मैं कह रही हूँ यू विल हैव अ ग्रेट फॉर्च्यून, लेकिन 10 साल बाद जब आप मुझसे मिलेंगे तब मैं कह रही होंगी कि मुझे ये पहले से पता था। मतलब आज जो तुम्हारा फ्यूचर है, जिसे मैं फ्यूचर में बोल रही हूँ, 10 साल बाद मैं उसे पास्ट में ले आऊंगी कि मुझे पहले ही पता था। तो मैं क्या ऐसे नहीं कहूंगी, आई न्यू दैट यू वुड have a great fortune। ये न्यू नहीं आपको दिखा दिया कि आपकी स्टेटमेंट पास्ट है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट में हो तो ये हो जाएगी आई नो दैट
यू विल हैव अ ग्रेट फॉर्च्यून। पर मैं नो नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ न्यू, मतलब मैं आज से 10 साल बाद की बात कर रही हूँ कि आज जो तुम्हारा फ्यूचर है वो 10 साल बाद मैं कैसे बोलूँगी, मुझे पहले ही पता था। तो वुड क्या करता है, वुड पहले तो हमारी विश दिखाता है, हम क्या करना चाहते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाता है, कितनी पोलाइट, वी आर मतलब वी ऑलमोस्ट ऑन द नीज, हम ऑलरेडी अपने घुटनों पे होते हैं, इतना ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं। फिर ये ऑफर करता है, ऑफर में मैंने आपको बोला कि ये टेंजिबल और इनटेंजिबल कुछ भी बता सकता है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, ये टेंजिबल है, लेकिन ये कॉफ़ी अगर आपको मिल जाए तो ये टेंजिबल प्रोडक्ट है। लेकिन सामने वाले ने अपने सोशल मैनर्स दिखाए हैं, अपना क्या दिखाया है कि मैं अच्छा होस्ट हूँ, तो वो अच्छा होस्ट है ये सिर्फ आप फील कर सकते हो, दिखा नहीं सकते, ये इंटेंजिबल हो गया। और उसके बाद आपके पास्ट को, आपके फ्यूचर को आपके पास्ट में ले जाता है, जिससे विल से वुड बन जाता है। अब वुड के बाद बारी आती है वुड हैव की। वुड हैव वुड से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, तो वुड और वुड हैव को आपस में बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना, उनके बीच की शेयरिंग सिर्फ वुड की है, बाकी इनके फंक्शंस बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप सोचो कि मैडम आपने वुड हैव लिखा है, तो यहाँ पे जो वुड है ये विल का पास्ट है, और यहाँ पे जो हैव है ये पोजेशन का इंडिकेशन है। हम बोलते हैं ना आई हैव अ पेन, पोजेशन दिखाते हैं, मेरे पास पेन है। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं, वुड विल का पास्ट है और हैव पोजेशन काम कर रहा है। लेकिन जब हम वुड हैव को अलग से पढ़ेंगे तो ये दो चीज़ें नहीं जुड़ेंगी, फिर वुड हैव एक साथ ही काम करेगा। अब जब हम बात करते हैं वुड हैव की, तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि वुड हैव जो आपने फ्यूचर इन द पास्ट में पढ़ा है, वहाँ पे वुड विल का पास्ट है और हैव पोजेशन है। लेकिन अब ये वुड हैव एक प्रॉपर मॉडल बन गया। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है यू वांटेड टू डू समथिंग in the past but you could not। देखो याद से समझो, जब आपने could have पढ़ा था, could have का मतलब क्या था, पॉसिबिलिटी थी पर आपने नहीं किया, पॉसिबिलिटीज का फायदा नहीं उठाया। वुड हैव कह रहा है कि आप पॉसिबिलिटी का फायदा उठाना चाहते थे बट उठा नहीं पाए। डिफरेंस याद रखना, कुड हैव में पॉसिबिलिटी थी बट आपने नहीं किया, लेकिन वुड हैव में आप करना चाहते थे उस काम को बट आप कर नहीं पाए। जैसे मैं कहूं आई वुड हैव कॉल्ड यू but there was no network। तो क्या दिखा दिया, मैं यहां पे ये आ गया कि मैं आपको कॉल करना चाहती थी बट नेटवर्क नहीं था। लेकिन कुड हैव लग जाता तो क्या था, कुड हैव में ये हो जाता कि मैं कॉल कर सकती थी, मैंने जानबूझ के नहीं की। लेकिन वुड हैव क्या दिखा रहा है कि मैं करना चाहती थी बट नेटवर्क नहीं था तो मैं नहीं कर पाई। चलो एक एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा आई वुड हैव लोन्ड यू द मनी बट I did not have any। तो क्या फीलिंग आ गई कि जब आप मेरे पास पैसे के लिए आए थे, मैं आपको पैसे देना चाहती थी बट मेरे खुद के पास नहीं थे तो मैं आपको कैसे देती। ओके, तो कुड हैव मतलब कर सकते थे, जानबूझ के नहीं किया। वुड हैव का मतलब करना चाहते थे लेकिन हम कर
नहीं पाए। तो ये आपका वुड हैव हो गया और कुड हैव से अब आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, अब वुड हैव और कुड हैव को आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि कुड हैव का मतलब हम कर सकते थे, हमने नहीं किया। वुड हैव का मतलब हम करना चाहते थे और हम कर नहीं पाए। अब चूंकि हम कोई काम करना चाहते थे और हम कर नहीं पाए तो हमको बट ऑब्वियस उसका अफसोस रह जाएगा कि मैं कर सकता था, अरे यार मैं नहीं कर पाया। तो इस अफसोस को दिखाने के लिए लैंग्वेज हमें जो मॉडल देती है उसको कहते हैं शुड हैव। ये क्या दिखाता है? इट इज कॉमन इन अपॉलॉजीज। अपॉलॉजीज समझते हैं ना, जब हम अफसोस दिखाते हैं किसी चीज को लेके, ये तब लगता है। जैसे मैंने बोला आई शुड हैव लिसेंड, LISTENED, चूंकि हैव लगा है तो V3 ही आएगी। आई शुड हैव लिसन्ड टू माई मदर, मतलब कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, तो मुझे अब अफसोस हो रहा है कि काश मैंने अपनी मम्मी की बात सुनी होती तो आज मेरे साथ में ये सिचुएशन नहीं होती। अफसोस आ गया ना। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे आई एम सॉरी आई एम लेट फॉर वर्क। आई should have woken up earlier। देखिए मुझे माफी मांगनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि काम पे लेट हूं, पर मुझे ये माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती अगर मैं सुबह जल्दी उठी होती। तो मुझे अपने किए पे अफसोस है कि अगर मैं टाइम से उठ गई होती तो मैं टाइम पे काम पे आती, टाइम पे काम पे आती तो मुझे माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती। तो एक बार फिर से सुनो, बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो कुड हैव का मतलब हम कोई काम कर सकते थे, हमने नहीं किया। वुड हैव का मतलब हम करना चाहते थे, कर नहीं पाए। अब चूंकि नहीं कर पाए उस काम को तो अब हमको अफसोस है उस काम के ना होने का। उस अफसोस को दिखाने के लिए शुड हैव। अब एक साथ बात करेंगे हम यूज्ड टू की, नीड की और डेयर की। चलिए मूव करते हैं कि यूज्ड टू कैसे काम करता है और क्या काम करता है। अब हम बात करते हैं यूज्ड टू की। पहले तो स्टूडेंट्स दिमाग में हमारे बैठा होता है कि यूज्ड टू पास्ट के लिए आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूज्ड टू कैन रिप्रेजेंट पास्ट एंड प्रेजेंट। यूज्ड टू दोनों टेंसेस को दिखा सकता है, फ्यूचर पे नहीं जा सकता, लेकिन ये पास्ट और प्रेजेंट को दिखा सकता है। अब जब ये पास्ट में जाएगा तो ये क्या दिखाएगा हमें? हैबिचुअल एक्शंस ऑफ स्पीकर, मने आपके स्पीकर को जिन कामों को करने की आदत थी, मने अब वो नहीं करता है वो सब, लेकिन जब करता था तब उसको उसकी लत लगी पड़ी थी, उसको यूज्ड टू से दिखाते हैं। जैसे आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय कार व्हेन I was in my 20s, मने जब मैं 20 सालों के आसपास थी या 20 साल की थी तो मैं जब भी दिल्ली जाती थी मैं कार से ही जाती थी। आई नेवर प्रेफर रेलवे और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार ही चाहिए। तो यूज्ड टू ने was के साथ कॉम्बिनेशन बना के आपको क्या दिखा दिया? हैबिचुअल एक्शन ऑफ स्पीकर। जैसे Ram used to smoke when he was in college। तो राम जब कॉलेज में था तब उसे स्मोकिंग की आदत थी, लेकिन अब राम को स्मोकिंग की आदत नहीं है। यहाँ पे स्मोकिंग जीरंड लिखेगा। जब भी प्रेपोजिशन की फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो उसके बाद से आईएनजी का फॉर्मेट दिखाया जाता है।
अब आ जाओ प्रेजेंट की तरफ। प्रेजेंट में यूज्ड टू का मतलब होता है अकस्टम्ड टू, मतलब किसी चीज का हैबिचुअल होना। अब देखो, पास्ट में भी आप हैबिचुअल थे, प्रेजेंट में भी आप हैबिचुअल हो, लेकिन यहां पे टेंस का चेंज आ जाएगा। मैंने लिखा आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग थ्रू क्राउडेड स्ट्रीट्स। तो मतलब क्या है, अगर मैं लिख दूं आई वॉज यूज्ड टू ड्राइविंग, तो मैं कहना चाहूंगी कि पास्ट में एक जमाना था जब मैं भीड़ भाड़ वाली गलियों में गाड़ी चला लेती थी, अब नहीं चलती मुझसे। लेकिन एम ने क्या बताया, आई एम हैबिचुअल ऑफ इट इवन टुडे, कि मैं भीड़ भाड़ वाली गलियों में गाड़ी चलाने के लिए हैबिचुअल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे हम यहाँ पे लिख दें माई फादर इज used to getting up early in the morning। तो क्या मतलब हो गया कि मेरे पिताजी सुबह जल्दी उठने के आदी हैं। याद रखिए, पास्ट में और प्रेजेंट में यूज्ड टू आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताएगा जिनकी आपको आदत है, लेकिन पास्ट के हेल्पिंग वर्ब मतलब अब वो चीजें हो गई, बीते जमाने की बात हो गई, अब वो आप नहीं कर सकते। लेकिन इज एम आर का होना मतलब आप अभी भी वो चीजें करते हैं। और एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, टू के बाद मैंने आईएनजी के फॉर्मेट लगाए हैं, कारण ये प्रेपोजिशन के बाद अगर आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो प्रेपोजिशन अपने बाद फर्स्ट फॉर्म को जीरेंट फॉर्म में वर्बल फॉर्म ऑफ नाउन में लेता है, जिसे हम कहते हैं आईएनजी का फॉर्मेट। अब यूज्ड टू के बाद हमारे पास बचता है नीड और डेयर। लेट्स टॉक अबाउट नीड एंड। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की, एंड द नेक्स्ट मॉडल इज नीड। इसको हम नीड के फॉर्मेट में यूज भी करते हैं और इसको हम नीड नॉट भी कहते हैं। ओके, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं नीड की। नीड कैन बी यूज्ड इन टू टाइप्स। वन इज एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब का मतलब होता है ये आपके वर्ब को रिप्लेस कर सकता है, जिसको हम ऑक्सिलरी कहते हैं। जब ये आपकी वर्ब की जगह पे आके काम करेगा, फिर से सुनिए, जब ये आके आपकी वर्ब को रिप्लेस कर देगा, वर्ब की जगह पे काम करेगा, तब हम इसको ऑक्सिलरी कह सकते हैं। और दूसरा इसका फंक्शन जो है वो एज अ मॉडल वर्ब का है। अब देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखी, राम नीड्स ए जॉब, और दूसरा आई need to get a good job। अब देखो, पहले में राम की जरूरत क्या है, नीड है। दूसरे में मेरी जरूरत क्या है, गेट अ जॉब, जॉब को लेना मेरी ज़रूरत है। नीड जो है उस पे ज़रूरत पे जो है ताकत लगा रहा है, पर मेरा असल एक्शन क्या है, मेरा असल एक्शन है जॉब लेना। लेकिन राम का क्या है, राम नीड्स अ जॉब, राम को एक जॉब चाहिए। मुझे क्या है, आई नीड टू गेट अ जॉब, ये मेरा असल वर्ब है, एक्चुअल वर्ब है। ये इस पे फोकस कर रहा है, उसको एम्फेसिस कर रहा है कि अब वो समय आ गया है, मुझे एक जॉब की ज़रूरत है। तो बेसिक मेरी ज़रूरत क्या है, जॉब प्राप्त करना। इसको मैं जोर दे के एम्फेसिस करके कह रही हूँ नीड के साथ। लेकिन राम नीड्स अ जॉब मैं डायरेक्ट कह रही हूँ कि राम को एक जॉब की ज़रूरत है। तो ये जो है आपका ऑर्डिनरी या फिर क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। यहाँ पे ये आपका मॉडल वर्ब बन रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने बहुत ऐसे पिक्टोरियल सा बना दिया, इसको ड्राइंग कर दिया। अब हम दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखेंगे, जहाँ पे आप मेरे साथ में कोशिश करेंगे कि आप खुद से बता पाएँ कि आप किस को मेन अपनी वर्ब कहेंगे और किसको जो है आप मॉडल कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी,
he needs hard sleep. He needs a hard sleep. He needs a hard sleep. और दूसरा मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, my mother needs to bring home new crockery. ओके, अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत क्या है, तुम्हें एक अच्छी फुल 8 आवर की स्लीप चाहिए, तो नीड्स आपकी वर्ब है। लेकिन यहाँ पे मेरी मम्मी का एक्शन क्या है, क्रॉकरी ब्रिंग करना, क्रॉकरी लाना। यहाँ पे क्या है, नीड्स जो है इस ब्रिंग को क्या कर रहा है, मोर फोकस कर रहा है या एम्फेसिस कर रहा है कि मेरी मम्मी इस बात पे तुली पड़ी हैं कि घर में नई क्रॉकरी लेके आनी है, या मैं यूँ कह सकती हूँ कि मेरी मम्मी को ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है कि घर में नई क्रॉकरी आनी चाहिए। तो मदर का मेन एक्शन था ब्रिंग। अगर यहाँ पे नीड्स नहीं भी होता, ये स्टेटमेंट तब भी ऐसे होती, माई मदर ब्रिंग्स होम अ न्यू क्रॉकरी या मदर ब्रिंग्स होम न्यू क्रॉकरी। ओके, अगर हम यहाँ पे ए लगा देंगे तो मतलब हम किसी पर्टिकुलर यूटेंसिल की, किसी पर्टिकुलर आइटम की बात कर रहे हैं, और जब ए नहीं लग रहा तो न्यू क्रॉकरी का मतलब है पूरे जो भी हमारे किचन के बर्तन हैं वो सारे आ जाएंगे। तो अगर इधर से नीड को निकाल भी दिया जाए तब भी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इधर से नीड्स निकाल दोगे तो ही अ हार्ड स्लीप, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में दिस इज योर ऑक्सिलरी एंड दिस इज सिचुएशन में दिस इज योर मॉडल वर्ब। तो नीड के मामले में आप याद रखेंगे ये आपके मेन एक्शन को भी रिप्लेस कर सकता है, और अगर ये आपके मेन एक्शन पे फोकस कर रहा है तो फिर आप इसको एज अ मॉडल वर्ब कहेंगे। अब बात करते हैं नीड के बाद नीड टू की। जब हम नीड टू की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि नीड टू उस एक्शन के बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट वॉज नॉट नेसेसरी बट परफॉर्म्ड। तो क्या याद रखना है कि नीड नॉट उस एक्शन की बात करता है जो एक्शन जरूरी नहीं था फिर भी कर दिया सामने वाले में, जैसे यू नीड नॉट कॉल हर। इसको हम किसी और एग्जाम्पल से लिखते हैं तो शायद आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। तो पहले तो मैं आपके फॉर्मूले को ही कंप्लीट कर दूं। जब आप नीड का ज़रूरत करेंगे नेगेटिव के फॉर्म में, ओके, तो आपको याद रखना है इसके साथ में हैव ऐड हो जाएगा। क्या याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला जो है मैंने कंप्लीट कर दिया कि जब भी आप ज़रूरत के समय नीड नॉट को चलाएंगे तो आपकी स्टेटमेंट हैव को अपने आप ले लेगी अपने साथ। तो नीड नॉट के साथ हैव आएगा और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। मॉडल वर्ब अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, लेकिन अब हम नीड नॉट के साथ हैव लगा रहे हैं तो हमें इसके साथ में क्या है, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। यू नीड नॉट गो देयर। ये देखो ये प्रेजेंट है, मतलब अभी मैं आपको रोक रही हूं कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर मेरे मना करने के पहले ही आप वहां जा चुके होते, आप वहां चले जाते, तो मैं आपको क्या कहती, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप याद रखेंगे
अगर आप प्रेजेंट में हैं तो नीड टू सीधा ये प्रेजेंट है, ये मैंने अभी आपको मना किया कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये जो एस्पेक्ट हमने लिखा कि ये उस एक्शन के बारे में बात करता है जो नेसेसरी नहीं था फिर भी परफॉर्म हो गया, तो आपके फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा। आप नीड नॉट के साथ हैव ऐड कर देंगे और हैव के साथ V3 बन जाएगा, तो ये प्रेजेंट हो गया, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बट चूंकि मेरे मना करने के पहले ही आप वहाँ जा के आ चुके हैं, तो अब मैं कह रही हूँ यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ ऑल अबाउट नीड एंड नीड टू। अगर नीड की बात करें तो ये आपके मेन वर्ब को परफॉर्म कर सकता है, और अगर मेन वर्ब को परफॉर्म करेगा तो फिर आपकी स्टेटमेंट में नीड के अलावा कोई और वर्ब नहीं दिखेगी। लेकिन अगर नीड के अलावा कोई और वर्ब भी दिख रही है, मतलब अब ये मॉडल है, और नीड नॉट लगा है प्रेजेंट में तो ठीक है। लेकिन अगर ये पास्ट के एस्पेक्ट से एक्शन दिखा रहा है कि ये काम नहीं होना चाहिए था, तो ये अपने साथ नीड नॉट लगाएगा, साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म चलाएगा। और आप याद रखेंगे थर्ड फॉर्म के लगते ही, हैव के लगते ही ये उन एक्शन को बताएगा जो पास्ट को डिनोट करते हैं, और अगर हैव और V3 नहीं है, सिर्फ नीड नॉट है, तो ये प्रेजेंट को दिखाएगा। जो हमारा लास्ट वाला मॉडल है वो है डेयर। डेयर को दो तरह से यूज किया जा सकता है, करेज और चैलेंज। या तो ये किसी का करेज या हौसला चेक करने के काम आता है, या हम किसी को इसकी मदद से चैलेंज कर सकते हैं। जैसे करेज, आई डेयर टू गो आउटसाइड ना। अब देखो यहाँ पे अगर नाउ लिखा है, इट मीन सामने वाला सिचुएशन कैसी दिखाना चाह रहा है। देखो एक लैंग्वेज में टर्म होती है हिडन मीनिंग्स की, है ना, जिसको हम कहते हैं रीड बिटवीन लाइंस। हमेशा हर सिचुएशन हमें बना के नहीं दी जाती, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी सिचुएशंस हमको समझनी पड़ती है। अब देखो उसने लिखा आई डेयर टू गो आउटसाइड नाउ, मैं अभी तुम्हें बाहर जाके दिखाता हूँ। इट मीन्स बाहर जाने में इस समय खतरा है। अंडरस्टूड है ना। अगर सामने वाला कह रहा है कि मैं अभी तुम्हें बाहर जाके दिखाता हूँ, मतलब सिचुएशन वैसी नहीं है कि बाहर जाया जाए, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे पूरी सिचुएशन लिखी जाए कि बाहर जाने में क्या खतरा है। पेपर में आपको ऐसे ही प्रिपेयर होके जाना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिटवीन द लाइन। तो यहाँ पे नाउ लिखा है कि मैं अभी तुम्हें बाहर जाके दिखाता हूँ, मतलब ये व्यक्ति अपना करेज दिखा रहा है कि मैं नहीं डरता किसी से, मैं अभी बाहर जा सकता हूं। और अगर हम इसको किसी को चैलेंज करने के लिए यूज करें तो डेयर टू टच माई थिंग, डेयर टू टच माई थिंग्स। देखो हमने किसी के हौसले को चैलेंज कर दिया कि हिम्मत है तो मेरी चीजों को हाथ लगा के दिखाओ, यहाँ पे चैलेंज हो गया। तो डेयर क्या करता है, आपका करेज चेक करता है या फिर आपका चैलेंज दिखाता है। जैसे आई डेयर्ड हिम टू कॉल माई फादर। तो कभी कभी दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, वो कह नहीं देते तेरे पापा को फोन करूं, हम कहते हैं हाँ कर कर करके दिखा, अभी कर। तो ये क्या है, ये चैलेंज है। आप उसको चैलेंज कर रहे हो कि हाँ करो कॉल, अभी करो। तो या तो डेयर जो है आपका करेज दिखाएगा, और या फिर आपका डेयर जो है चैलेंज करेगा। इसी के साथ हमारे मॉडल खत्म होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा है मे, माइट, माइट हैव, कैन, कुड हैव, वुड हैव, शुड, ought to और should have, फिर हमने पढ़ा would, फिर हमने पढ़ा need, फिर हमने पढ़ा dare। ओके तो इसी के साथ हम मॉडल्स को ख़त्म करते हैं, और आपके मॉडल के हेल्प से आपके पेपर में बहुत सारे जो हैं आपके क्लॉज टेस्ट में आपको सपोर्ट मिल जाती है, और आपके इसके अलावा जो है आप अपने एरर डिटेक्शंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इनके मीनिंग और इनके यूटिलाइजेशंस याद रखने हैं।